हेलो एंड वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विथ मी प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस कवर कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑनलाइन कोर्स। और इसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे रिलेटेड टू कौन से एग्जाम, पीएसआईआर, यूजीसी नेट किस जिसको देना है, जेआरएफ जिसको देना है, पीजीटी, पीएचडी एंट्रेंस, जो भी सब पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। इस वीडियो सीरीज के बारे में मैं बता दूं कि फिलहाल हम पॉलिटिकल थिंकर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने प्लेटो, एरिस्टोटल एंड कन्फ्यूशियस का बेसिक पार्ट देख लिया। और उसके बाद हम डिटेल में गए। डिटेल में कैसे कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये प्लेटो की सीरीज की 8th एंड फाइनल वीडियो है। इसमें हम कवर करेंगे कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, कि उनके क्या बिलीफ्स थे। आपको पता है, मैंने ऑलरेडी उनका आइडिया ऑफ स्टेट मेंशन किया है कि उनका आइडिया ऑफ स्टेट था, एक एक उनका आइडिया ऑफ गुड था। और उसी पे बेस्ड जो उनका प्रेमाइस था वो क्या था, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। और फिर ये एजुकेशन आपको कहाँ लेके जाएगी, टुवर्ड्स फिलोसोफर रूलर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो फिलोसोफर रूलर के फेवर में ही क्यों थे, कि सिर्फ फिलोसोफर रूलर रूल कर सकता है क्या, बाकी लोगों में इतना टैलेंट नहीं है। तो मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि उनकी जो कार्डिनल वर्चूज थी, कि उन्होंने सोसाइटी को कैसे बांटा था। लाइक जो हमारी बेसिक वीडियो थी उसमें हमने ऑलरेडी एलिगरी ऑफ केव्स देखा था, फॉर्म्स देखा था। फिर हमारी जो बात की वीडियोस थी उसमें हमने देखा कि जो मेटाफर ऑफ डिवाइडेड लाइंस कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ नोबल लाई क्या है, मिथ ऑफ मेटल्स क्या है, एंड अर्थबॉर्न इससे क्या तात्पर्य है, ये सब मैंने आपको बताया था। और उसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि उन्होंने सोसाइटी को 3 पार्ट में बांटा था। जैसे कि रूलर हो गया, सोल्जर हो गया एंड प्रोड्यूसर हो गया। और इन तीनों का बैलेंस रखने के लिए फोर्थ कार्डिनल वर्चू वाज जस्टिस। एंड उस टाइम में जो जस्टिस था उसका मीनिंग कुछ और था। उसका मीनिंग अभी लीगल से रिलेटेड नहीं था, तभी तो बहुत क्रिटिसिज्म भी आया ना। उनका जस्टिस होता था कि राइट्स, मोरालिटी उस पे बेस्ड। और वो स्टेट को एक बेटर प्लेस बनाना चाहते थे, हमेशा एक्सीलेंस की तरफ जाते थे। इसलिए उन्होंने एक और थ्योरी दी थी कि कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब हम आगे जाके देखेंगे, ये तो हम पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि प्लेटो को किसने क्रिटिसाइज किया। हाँ, उसमें एक नाम बहुत ही ज्यादा निकल के आता है, दैट इज ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज। किसने लिखी है? पॉपर ने। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है और अगर आपको मेरे से जुड़ना है आंसर राइटिंग करने के लिए, तो आप प्लीज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और अगर टेलीग्राम ग्रुप में अगर मैं आपको मेरा ग्रुप नहीं मिल रहा, तो आप सीधे टाइप कीजिए ना, द डिस्कवर स्टडी विदाउट एनी स्पेसेस। ये पर्टिकुलर जो वीडियो है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो दोनों के लिए ही फायदेमंद है। अब मैं आपको इतनी डीप कंटेंट दे रही हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। कमेंट्स पे आप अपनी क्वेरीज लिखो ना, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है सीधे आप कमेंट्स पे लिख दो, मैं आपके सारे जवाब दे दूंगी वहीं पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी ऑफ वाइफ से। तो जो कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स है ना, और प्रॉपर्टी, उन्होंने बोला कि ये जो वाइफ्स और प्रॉपर्टी होते हैं ना, ये किसी की प्राइवेट नहीं होगी, ये सबकी एक होगी। लाइक ऐसा नहीं होता कि पब्लिक रिसोर्स, तो जैसे होता है ना कि पब्लिक, तो ऐसे कम्युनिटी वाइज होगा। इन्होंने बोला क्यों, ऐसी जरूरत क्या पड़ गई। ये पहले तो इनका मोटिव क्या था। अब मैंने देखा ना, आपको बताया था कि एरिस्टोटल के उसमें कॉजेस थे, 4 कॉजेस। फॉर्मल कॉज, फिर मटेरियल कॉज, फिर ये एफिशिएंट कॉज एंड फाइनल कॉज। तो कोई ना कोई फाइनल कॉज तो होता है ना। हाँ, इनका भी एक फाइनल कॉज था। इनका फाइनल कॉज था कि जो स्टेट है, स्टेट की भलाई के लिए एक फिलोसफर रूलर होना चाहिए, जो इन्होंने अपनी बुक द रिपब्लिक में बोला। अब उसके लिए किस टाइप की एजुकेशन चाहिए, वो तो हमने लास्ट उसमें कवर कर लिया, जो हमारा 3 चरणों में होती थी। फर्स्ट के 18 साल तक की पढ़ाई, फिर 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग, फिर 20 से 35 साल तक की, और 20 से 35 में भी 2 फेजेस में, 20 to 30 एंड फिर 31 to 35। और उसके बाद कि क्या होता था कि 35 to 50 आपको छोटी मोटी पोस्ट मिलती थी, एंड नाउ आफ्टर 50 फिलोसफर रूलर तैयार हो जाता था। लेकिन ये ऐसे सिचुएशन हर जगह इक्वल बेसिस पे हो, उसके लिए क्या था, उन्होंने बोला कि ये जो फैमिली रिलेशंस है ना, ये इंडिविजुअल की इतनी अटैचमेंट्स है ना, इन्होंने उसको वैल्यू नहीं दी। और इन्होंने बोला कि जो फैमिली है ना, यही आपको जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना, उसी की वजह से लोग करप्शन करते हैं, करप्ट होते हैं, नेगेटिविटीज होती है। तो ये उन नेगेटिविटीज को एलिमिनेट करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। दैट क्यों, क्योंकि वो बाधा बन रही थी किसमें, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की प्रॉपर ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में।
अब इनका स्ट्रेस किस में था, इनका मेन एम्फेसिस किस में था कि मेरे को एक सोसाइटी बनानी है जो कि मेरिट के बेसिस पे वर्क करे, ना कि, अब मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट थे। इनको था कि सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए क्योंकि सबको सारी चीजें नहीं आती। तो उन लोगों को मिलने चाहिए जिनके पास मेरिट है, एंड फिर वो प्रॉपर अच्छे डिसीजन लेंगे। तो ये मेरिटोक्रेसी वाली सोसाइटी के अंदर थे। इनको था कि हाँ ऐसे बनानी है, जिसमें क्या होगा, उसके अंदर सारे इंडिविजुअल को टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे अपने खुद के नेचर के हिसाब से। अगर रूलर है तो रूलर के हिसाब से, सोल्जर है तो सोल्जर के हिसाब से, एंड प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर के हिसाब से। और जो कम्युनिटी ऑफ वाइफ ऑफ प्रॉपर्टी है ना, ये इंश्योर कराएगी, ये इस चीज की गारंटी देगी कि जो नेपोटिज्म है ना, भाई भतीजावाद, एक्सीडेंट और फैमिली टाइज से होता है ना कि चलो भाई हमारा जानने वाला है तो हमें ही यहाँ पे पोस्ट दिला दो, एंड पेडिग्री और वेल्थ कि इतने सारे हम पैसे हम अपने पास जमा कर ले, करप्शन करे, ये बोल रहे हैं कि ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं होगा। ये सब सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं होगा, बट मेरिटोक्रेसी होगा। क्यों? क्योंकि जब कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी होगी, किसी को पता ही नहीं होगा कि किसकी क्या प्रॉपर्टी है, किसकी क्या ऑफस्प्रिंग है, तो वो उनके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं करेंगे, ये सारी चीजें नहीं होगी। तो उससे क्या होगा कि सोशल स्टेटस बढ़ेगा, मतलब ये जो सोशल हम एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे और अपने अपने काम पूरी लगन के साथ करेंगे। फिर इनका मानना था कि जो कम्युनिटी वाइफ और प्रॉपर्टी है ना, ये मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज्यादा इंकरेज करी थी नेपोटिज्म को, भाई भतीजावाद को, फेवरेटिज्म पक्षपात को, पर्टिकुलरिज्म विशेषवाद को, फैक्शनलिज्म की गुटबाजी जो होती है, और अदर करप्ट प्रैक्टिसेस और अन्य भ्रष्ट प्रथाओं को ये प्रोत्साहित करी थी। तो इन्होंने बोला चलो जो जड़ है ना मुसीबत की उसी को हटा दो, प्राइवेट फैमिली और प्रॉपर्टी ये हटा दो। किसके लिए? ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके लिए, कभी आप सोचो सबके लिए, गार्डियन क्लास के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है कि गार्डियन क्लास के लिए। इन्होंने बोला था कि पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम प्रमोट करें। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे ना, तो हमारी जो स्टेट है ना, वो एक्सीलेंस की तरफ नहीं जाएगी, और द फर्दर क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा स्टेट का। इंस्टेड इट was टू प्रमोट द कॉमन गुड। अच्छा, मैंने ये बोला था कि हमारा ये जो पॉलिटिक्स है इसका मेन मोटिव है कि कॉमन गुड को प्रमोट करना। अब इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी पुरानी वीडियोस में, कि आइडिया ऑफ गुड क्या है, कि किसी पर्सन में क्या अच्छाई है वो कैसे पता चलता है, ठीक है। और दूसरी चीज इनका बोला था कि आइडिया ऑफ स्टेट क्या है। और इनका एक और चीज माननी थी कि जो विजडम है ना, वो इंसान को किताबें पढ़ के नहीं आता, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड हाउ वेल यू लर्न। मतलब इनकी तरफ से विजडम का मतलब क्या है, अब जैसे आप लोग हो, फॉर एग्जाम्पल आप ये सारी स्लाइड देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मैंने आपको ये पॉइंट बताया, आपने पढ़ लिया। अब ये तो आपने पढ़ लिया, अब जब तक आप इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया आपने गलत कर लिया, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? जब आप प्रैक्टिकली उसको यूज करोगे। एक तो ये हो गई एमसीक्यू वाली बात, एक जस्ट एग्जांपल की बच्चा जो स्टार्टिंग फेज में करता है। दूसरी, मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि प्लेटो का यही मानना था। फिर आपने बोला कि नहीं हमारे कुछ अलग व्यू है, तो हम क्या करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग एक डिबेट करके एक डिस्कशन पे आ रहे हैं कि क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं। इससे क्या बन रहा है, इससे हमारा जो ह्यूमन है उसकी रीजनिंग पावर बन रही है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट। इनका मानना था कि अपनी जो डेवलपमेंट है ना, वो आंतरिक रूप से सोल की होनी चाहिए। कि एक बार अगर सोल है ना, अगर वो डेवलप हो गई, उसको विजडम मिल गया, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ अपनी सोल के बारे में सोचना है। अगर आपको एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अब आप दूसरों के बारे में सोचो, मतलब पब्लिक गुड के लिए काम करो। और ना ये वैसे ना ये भी मानते थे कि सोल जो है ना उसको अल्टीमेट विजडम है। और जब हम मर जाते हैं ना, तो उसके बाद जो सोल है ना, वो एक ऐसी चीज बन जाती है जिसमें बहुत ज्यादा विजडम है, और इमॉर्टल है वो, यानी कि आमरण है, वो नहीं मर सकती, इनका ये मानना था। प्लेटो ने इसलिए स्टैब्लिश किया था एक हाई स्टैंडर्ड। वो हाई स्टैंडर्ड की तरफ मैंने आपको पहले शुरुआत से ही बताया कि इनकी वैसे ये थे आइडियलिस्ट। ऑन द अदर हैंड अगर हम एरिस्टोटल की बात करें, वो थे रियलिस्ट। इन्होंने इतने ज्यादा हाई स्टैंडर्ड को बोल दिया ना कि ऐसे ऐसे गवर्न होना चाहिए, कि वो सिर्फ थ्योरी में पॉसिबल है। हमारा ह्यूमन नेचर है ना, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, हमें अभी भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो इन सिचुएशन में आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, फैमिली टाइज को।
बट इन्होंने लिए, तो इन्होंने बोला कि ये स्टैंडर्ड के लिए है कि गवर्न कैसे करेंगे, और गवर्नर्स के लिए कि उनको कैसे काम करना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं ना कि क्रिटिसिज्म की, अच्छा इसमें ना मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी में ना कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। वो ये है कि जैसे आप, इन्होंने बोला कि समझ लो एक कम्युनिटी है, एग्जाम्पल लेते हैं, और उधर क्या होता है कि 10 मेल रहते हैं और 5-6 औरतें रहती हैं, और या फिर कुछ भी हो सकता है कि 10 फीमेल्स रहती है एंड 5-6 मेल्स रहते हैं। तो इनमें ये है कि अगर किसी की भी मीटिंग हो और कोई भी बच्चा पैदा हो, तो किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि कौन किसका चाइल्ड है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के पास होनी चाहिए, दैट इज फिलोसोफर रूलर्स। फिलोसोफर रूलर को पता होगा कि कौन किसका चाइल्ड है। इससे क्या होगा ना, सब औरतें सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करेंगी, और ऐसे, और जो पेरेंट्स है वो सबको इक्वली शिक्षा देंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एक पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचने के लिए। और ये इस सब का कैसे ध्यान रखा जाएगा कि एक नर्सरी होगी, मतलब फिलोसफर रूलर है, उन्होंने स्पेशली एक नर्सरी बना रखी होगी कि वो सारे जो नर्सेस वगैरह है वो सब बच्चों की इकट्ठे देखभाल करेंगी। और प्रॉपर्टी भी यही केस में इनका मतलब ये था कि इंसान को जितना चाहिए ना उतनी ही उसको मिलना चाहिए, उससे ज्यादा अगर उसको मिलेगा ना प्रॉपर्टी के केस में, तो फिर क्या आता है, ग्रीड, एंड वहां से क्या होता है, स्टेट का डिग्रेडेशन। फिर इन पे ना क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, और क्रिटिसिज्म में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा कौन करता है, पॉपर। प्लेटो की स्कीम अगर तुम देखो ना तो लिबरेटिंग लगेगी आपको, कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा लिबरल हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इम्प्लाइड। लेकिन क्या है इससे, एक्सेसिव रेजिमेंटेशन, कि एक प्रॉपर रेजिमेंट बना दिए कि हाँ ये रूल होगा। क्या आप अपने इमोशंस, क्या आप अपने ह्यूमन नेचर को एक सिस्टम के अंदर रख सकते हो क्या? इज इट अ मशीन? मशीन तो नहीं है ना वो। विथ वेरी लिटिल प्राइवेसी, प्राइवेसी तो है ही नहीं, और इंडिविजुअलिटी भी नहीं है, क्योंकि अगर सबको तुम एक समान कर दोगे तो, वैसे आप का बात कर रहे हो मेरिट की, लेकिन अगर आप सबको एक प्राइवेसी नहीं दोगे, इंडिविजुअलिटी दोगे ही नहीं, तो वो क्यों एक पोजीशन में पहुंचना चाहेंगे? वो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम सब इक्वल हैं, ठीक है, हम आराम से रहते हैं, दैट्स इट। ये भी तो उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है ना। किसी को कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाने का मौका क्या पता ना ही मिले। इन ट्राइंग टू इंश्योर दैट फैमिली लाइफ वाज नॉट करप्टेड विद नैरो सेक्टेरियनिज्म, कि ये जो संक्रिय संप्रदायवाद है ना, कि ये इसमें ना पड़े, सेक्टेरियन ना हो। इन्होंने क्या किया पूरा, और सेल्फिश ना हो। प्लेटो तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पे चले गए कि उन्होंने एलिमिनेट कर दिया क्या, इमोशनल बॉन्डिंग दैट द फैमिली प्रोवाइडेड, क्योंकि फैमिली जो होती है ना, दैट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जिसमें हमें सीखने को मिलता है, ये जो बोलते हैं ना आइडिया ऑफ गुड, और जो ये मोरालिटी, इनर जो हमारा विजडम है, वो सब हमें सबसे पहले ही कहाँ सीखने को मिलता है, फैमिली में सीखने को मिलता है। अच्छा, फैमिली की बात हो रही है तो जून 1 है आज, एंड हैप्पी पेरेंट्स डे टू ऑल। आप भी अपने घर वालों को विश कीजिए। इन्होंने बोला था कि जो इनइक्वालिटी है ना, वो उसकी जड़ क्या है, उसकी जड़ है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल अस्थिरता है, एंड सोशल अपहीवल, यानी कि जो सामाजिक उथल पुथल है। तो इन्होंने सोचा कि ये जो सामाजिक उथल पुथल है ना, कि अगर पहले मैं सोशली ठीक कर लूं, सबको एक इक्वल पोजीशन में ले आऊं ना, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो जाएगी। इन्होंने ऐसे उल्टा किया। हालांकि ये भी हो सकता था ना कि पॉलिटिकल जो हमारे रूलर्स है, गवर्नर्स हैं, वो थ्रू रूल्स कुछ ऐसे राइट्स दे सकते थे सोसाइटी को कि सोसाइटी एक बेटर पोजीशन में आ जाती। लॉ को अगर तुम इतना बोलते हो कि जस्टिस इज द फोर्थ कार्डिनल वर्च्यू, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बाकी 3 वर्च्यूज में, बाकी 3 क्या है, विजडम, करेज और टेम्परेंस, उनमें एक बैलेंस बनाए रखती है, तो व्हाई नॉट जस्टिस के थ्रू क्यों नहीं हो सकता? ये तो एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्या है, प्लेटो ने ना जो तीसरी सोशल क्लास है ना, उसको तो बोल दिया कि हाँ आप प्राइवेट फैमिलीज और प्रॉपर्टी इन सबको इंजॉय करो, लेकिन दैट वुड बी अंडर अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द गार्डियंस, कि ये जो गार्जियंस होंगे ना, उनके स्ट्रिक्ट कंट्रोल और सुपरविजन में होगा। तो गार्डियन जब खुद कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी वाला फॉलो, और कम्युनिटी वाइफ वाला फॉलो कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो थर्ड सोशल क्लास है, ये इनको करने देंगे क्या? और क्या इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो कर पाएंगे? दैट इज अ क्वेश्चन ना।
इन्होंने सबऑर्डिनेट किया कि सारे जो गार्डियंस हैं एंड द आर्टिशंस की वो एक मॉरल आइडियल बने, कि एक मॉरल लाइफ जिए वो। किस लिए? स्टेट के वेलफेयर के लिए और सबके कल्याण के लिए, सामूहिकता के कल्याण के लिए। सो ये पॉसिबल नहीं है। थ्योरीज आप लिख लो, कितनी भी लिख लो, बट पॉसिबल तो नहीं है ना। ये जो हैकर है ना, इन्होंने प्लेटो को हैक किया है 6 सीज के बेसिस पे। सी कौन सा था? वो क्लास के बेसिस में बात की थी प्लेटो ने। फिर कम्युनिज्म के बारे में बात की थी। अब अगर हम बात करें कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म, उसके रूट्स कहाँ पे है? यहीं पे तो है। ये जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी, कम्युनिटी वाइफ, एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब एक ही सिस्टम पे, फिर अलग अलग चरणों में उनकी परीक्षा लेना, तो ये क्या है? मतलब ये कम्युनिज्म की सीट्स नहीं है क्या? क्योंकि एजुकेशन में बोलते हैं ना कि स्टेट फंडेड होनी चाहिए, स्टेट प्रोवाइड करेगी, हर टाइप की स्टेट ही करेगी। सो ये रूट्स कहाँ से आए कम्युनिज्म के? यहीं से आए। सिविलिटी, कंट्रोल, कंट्रोल करना कैसे? मैंने बताया बहुत सारे मेजर्स से। कंटेंटमेंट और कंसेंसस, कि हाँ सबकी सहमति हो। ये सारे इन्होंने बोला, हैकर ने बोला कि प्लेटो की थ्योरीज ना सिर्फ इन 6 सी पे ही डिपेंडेंट थी। ही वॉज अ फोर रनर ऑफ मॉडर्न डे सोशलिज्म, की आजकल के जो समाजवाद है, सोशलिज्म है, उसके सबसे पहले किसने बोला? इन्होंने ही तो बोला। उन्होंने लिस्ट की 4। अच्छा, ये मैंने आपको डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें वैसे पढ़ा रखी है। इन्होंने बोला कि 4, जैसे डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी एंड टायरनी, ये सारे रेजिमेंट है ना, इनका एक एक ह्यूमन बीइंग का कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या है? जैसे किसी में विजडम होगा, किसी में करेज होगा, किसी में ऐसा होगा कि वेल्थ का वो होगा। जैसे ओलिगार्की में क्या है कि वेल्थ को आप सपोर्ट करते हो, एक तो वेल्थ को, एक विजडम को, कि हाँ जिसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ है वो सारे फ्यू पीपल मिलके गवर्नमेंट बना लेते हैं। डेमोक्रेसी में हम इक्वालिटी को फेवर करते हैं और विजडम को। ऐसे टायरनी में क्या है? एक अथॉरिटी होती है। ऐसे ऐसे इन्होंने बोला। इन्होंने 4 सूचीबद्ध किए, जैसे समयवाद, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र और अत्याचार तंत्र। ये सारे इन्होंने बोले। फिर इनको क्यों इतना क्रिटिसिज्म दिया जाता है? क्यों? क्योंकि ही वॉज अवेयर दैट अ चेन ऑफ क्रिएशन, कि पहले कोई चीज बन, इनको ये तो पता था ना, कि फिलोसफर थे, इनको ये चीज तो पता थी ना कि पहले कुछ चीज क्रिएट होती है, फिर वो धीरे धीरे डिके होती जाती है, और फिर उसका क्या होता है? डिसोल्यूशन, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, ग्रिप्ड द वर्ल्ड फॉर्मली। और ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज बन गई तो वो हमेशा ही रहेगी। And it was only at rare intervals that individual could snatch a brief moment of seeming immorality. अब वो बोलते हैं कि इनको ये पता था कि ये जो ये प्रोसेस है ये होती है, और ये बिल्कुल छोटे टाइम के लिए होता है, कि जो इंडिविजुअल्स है ना वो इमोरल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, कोई अगर चोरी कर रहा है, समझ लो फॉर एग्जाम्पल कोई चोर है, तो वो तो जिंदगी भर डर डर के रहेगा ना। और बाकी लोग में इतनी कॉमन सेंस तो है ना, हमारे उसमें भी अगर लॉ नहीं होता कि चोरी नहीं करनी, तो लोग चोरी क्यों नहीं करते? वैसे भी ज्यादातर लोग नहीं करते। क्यों? उनको पता है कि आज हमने की तो हमारे भी हो सकती है। तो एक बैलेंस बनाए रखने के लिए, एक डेटरेंस बनाए रखने के लिए, तो ऐसा हो सकता है ना कि भाई हम में से कोई भी ऐसे ये काम नहीं करेगा, दैट्स इट। रूल सेट कर दिया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि हम में से कोई ये चीज नहीं करेगा। इससे क्या होगा? सब लोग पीसफुली रहेंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। फिर स्टेट्समैन इनकी बुक थी, मैंने बताया ना इनकी बुक, मैंने आपको द रिपब्लिक पे तो पूरा एक लेक्चर लिया है। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट का भी आपको बताया था, और लॉस का मैंने बताया था कि उनकी एक नॉकटर्नल काउंसिल का उन्होंने बोला था कि ये जो सेकंड बेस्ट स्टेट है वो कैसे है और किस हिसाब से वो बनेगी, वो मैंने आपको लेक्चर्स में करा रखा है ऑलरेडी। प्लेटो ने स्टेट को डिवाइड किया था किसमें? लॉफुल स्टेट और अनलॉफुल स्टेट, यानी कि कानूनी या और गैर कानूनी, इसमें विभाजित किया था इन्होंने अपनी स्टेट्स को। और उन्होंने बताया था कि कौन सी कानूनी है, कौन सी अनलॉफुल है। फिर क्रिटिसिज्म आता है, जैसे अब देखो आगे दूसरी बुक का नाम लॉस। इन द लॉस प्लेटो ने डिस्क्राइब किया था व्हाट ही रिगार्डेड एज ए सेकंड बेस्ट स्टेट। मैंने आपको बताया अभी। उसमें उन्होंने बोला था, चलो मैं आपको एक ब्रीफ दोबारा दे देती हूँ, कि एक नॉकटर्नल काउंसिल होगी। वो काउंसिल क्या करेगी? सपोज 300 लोग हैं और वो कंटेंडर है कि हम आगे अच्छी अच्छी पोजीशन ले नोबेलिटी के नीचे, और ये जो काउंसिल्स के इलेक्शंस है सपोज, तो 300 लोगों ने एग्जाम दिया, कुछ एक परीक्षाएं दी जो भी उनको कही गई। फिर
उनमें से जैसे हम लोग देते हैं ना, हम आईएएस बनने की परीक्षा देते हैं, तो नॉक्टर्नल काउंसिल को आप कंपेयर कर सकते हो आजकल की ब्यूरोक्रेसी से। और इनके जो 3 चरण है उसको आप कंपेयर कर सकते हो हमारे प्रीलिम्स, मेंस और ये जो इंटरव्यूअर्स से। तो समझ लो उन्होंने फर्स्ट लेवल पे परीक्षा दी, प्रीलिम्स दिया, 300 लोग थे। शॉर्टलिस्ट हुए मेंस के लिए, यानी कि सेकेंड राउंड के लिए कितने, 100। तो 100 लोगों का फिर से परीक्षाएं होंगी। वो परीक्षाएं ना बहुत, देखो, हर तरीके से लेते थे कि विजडम भी होना चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब हर चीज के, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को उन टेस्ट किया जाता था। फिर सेकंड मेंस भी खत्म हो गया। मेंस के बाद कितने लोग आए इंटरव्यू के लिए, 37 पीपल आए, और मतलब तीसरे चरण के लिए 37। फिर जो नॉक्टर्नल काउंसिल है ना, उसमें क्या लोग होते थे, और ये जो 37 कौन से लोग थे, ये वो लोग थे जो टॉप के फिलोसफर एंड प्रीस्ट होते थे, जिनको हाई लेवल की विजडम होती थी। हमारे आईएएस बनने के एग्जाम में भी तो सारे सब्जेक्ट आपके आते हैं ना एग्जाम्स में, सब करंट अफेयर सब कुछ आता है, कि आपको एक ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपने नॉलेज है मेंस के बाद भी, फिर ये नहीं कि अगर आप बहुत ही ऐसे करप्ट टाइप के लोग हो तो भी आपको घुसा लेंगे, नहीं, फिर एक इंटरव्यू होगा, आपकी पर्सनालिटी भी देखी जाएगी। सो क्या करते थे कि नॉक्टर्नल काउंसिल 10 लोगों की होती थी, फिर वो उनको फर्दर जज करती थी कि हाँ कौन है कि नहीं है। और फाइनली मैंने आपको बताया कि कोई रिटायर हो रहा हो तो फिर वो टॉप की जो 10 मेंबर की काउंसिल है वैसे बनती थी। तो ये इनका प्रोसेस रहता था इसमें। जो भी एलिजिबल थे ना कि मिलिट्री सर्विसेज के लिए, वुड वोट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द गार्डियंस ऑफ द लॉ। तो वो किस लिए सिलेक्शन करते थे, वो गार्डियंस ऑफ द लॉ के लिए सिलेक्शन करते थे। पहले क्या होगा, 300 कैंडिडेट, जैसे मैंने बोला था कि वो इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होंगे। फिर सेकंड बैलेट में दिस नंबर वुड बी रिड्यूस टू 100, उसके बाद वो 100 में रिड्यूस हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इन 100 में से वन थर्ड क्या होगा, 37, वो चूज किए जाएंगे तीसरे इलेक्शन में के लिए। एक नॉक्टर्नल काउंसिल होगी जिसमें 10 एल्डेस्ट मेंबर होंगे। अच्छा, ये 37 में मैंने आपको अभी बता दिया कि जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड सर्टेन प्रीस्ट वर चूजन फॉर देयर वर्च्यू। बेसिस क्या है, वर्च्यू, वर्च्यू इज द बेसिस यहाँ पे सिलेक्शन का। काउंसिल लॉ के भी ऊपर थी, क्यों, क्योंकि काउंसिल लॉ बनाती थी, लॉ को लॉ से काउंसिल नहीं थी। उनको पावर्स किस लिए दी थी, कि कंट्रोल करने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए सारे लीगल इंस्टीट्यूशंस स्टेट के, सब कुछ वही कंट्रोल करेगी। और ये मैं आपको किस चीज की बात बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ कि द रिपब्लिक में तो उन्होंने फिलोसफर रूलर की बात की थी, लेकिन उनकी जो सेकंड बुक है द लॉज, उसमें उन्होंने बोला था कि जो अगर मेरा फिलोसफर रूलर नहीं बन पाया तो एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, दैट इज माय सेकंड बेस्ट स्टेट। और सेकंड बेस्ट स्टेट को कौन रूल करेगा, दैट, ये क्या, नॉक्टर्नल काउंसिल, निशाचर परिषद। फिर इन्होंने बोला कि ये जो नॉक्टर्नल काउंसिल का क्रिटिसिज्म बताती हूँ मैं, नॉक्टर्नल काउंसिल कैसे सिमिलर किसके थे, फिलोसफर रूलर के, क्योंकि क्राइटेरिया तो आप सेम ही रख रहे हो। एक एलैबोरेटिव प्रोसेस है, काउंसिल ऑफ 360 पर्सन वुड बी चूजन, इतने लोग चूज किए जाएंगे, फिर उसके बाद इनके बीच में इलेक्शन होगा। अब ये इतने लोग तुम कैसे सिलेक्ट करोगे, उसका क्या बेसिस है, वो तो आपने बताया नहीं। कैंडिडेट क्या कैसे चूज किए जाएंगे, बाय द एंटायर सिटीजन बॉडी फ्रॉम ईच ऑफ द 4 क्लासेस, सारे चारों जो क्लासेस है उनके बीच में से, इनटू विच द सिटी हैज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। और ये जो सोसाइटी आपने इस वाले में कैसे डिवाइड की थी, आपने 4 क्लासेस में आपने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया था, किसके बेसिस क्या था, फिर से वेल्थ। एक एक तरफ तो आप बोलते हो कि वेल्थ के बेसिस में लोग आते हैं, फिर वो करप्शन करते हैं, और फिर वो सारे मतलब जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको खराब करते हैं। अब आपने 4 क्लास में डिवाइड किया, अब उनके मतलब किस बेसिस पे आप कर रहे हो। फिर अगर मैं बात करूं पॉपर, पॉपर ने तो बहुत ही ज्यादा, मैंने पूरी स्लाइड डाली है प्रॉपर की, तो पॉपर ने बोला, डिसमिस कर दिया कि ये क्वेश्चन है ना, ये आइडियल सोसाइटी का, ये तो आप अपने पास ही रखो, ये है एकेडमिक वन, ये है थ्योरी, इररेलेवेंट टू साइंस, साइंस से तो रिलेशन इसका है ही नहीं। और पॉलिटिक्स जैसे हम पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है, वीडियो में बताया था ना मैंने आपको, एरिस्टोटल। पॉलिटिक्स को हम एज अ साइंस पढ़ते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो कॉन्सेप्ट्स है उसको एनालाइज किया, नहीं, लेकिन एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है कि ये जो थ्योरीज हम डाल रहे हैं ना, जैसे हम पॉलिटिकल थ्योरी में इतनी सारी थ्योरी देते हैं, जब उसका कहीं यूज नहीं है तो हम क्यों देते हैं, क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि उसका यूज है, उसका प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन है। अच्छा, साइंस कैसे बोलते हैं, साइंस में क्या होता है, कुछ लॉज होते हैं कि हम प्रपोज करते हैं कि ऐसा ऐसा होता होगा, ये इसका रिलेशन होगा, फिर क्या उसी से काम हो जाता है, नहीं। पहले आप कुछ चीज प्रपोज करते हो, एक हाइपोथेसिस देते हो, उसके बाद एविडेंस लेके आते हो कि हाँ ये होता है और ये मैंने प्रूव कर दिया,
फिर उसके बाद जो एक फाइनल आपकी बन के आती है, दैट इज योर थ्योरी। हाइपोथेसिस और थ्योरी में बहुत सारा डिफरेंस है। उसके बीच में एक लाइन आती है, वो क्या होती है, सॉरी फॉर नॉइज अगर आपको पीछे से कुछ आवाज आ रही हो तो, क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो क्या होता है ना कि एक हाइपोथेसिस से थ्योरी कैसे बनती है, बीच में एविडेंस है, बीच में क्या है, उसके ऑब्जर्वेशंस है कि हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने उसको प्रूव किया है, ये चीज आती है। तो पॉलिटिकल साइंस में भी हम सेम चीज करते हैं, इसलिए वो साइंस है। पॉलिटिकल साइंस सिर्फ एक आर्ट सब्जेक्ट नहीं है, दैट इज साइंस ऑल्सो। और क्यों? क्योंकि ये साइंस ह्यूमंस पे अप्लाई होती है। एंड सब्जेक्टिंग देम टू द टेक्स्ट ऑफ टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट वाज इम्पोर्टेंट। तो आप कैसे करोगे इसको टेस्ट? ये जो आपने थ्योरी दे रहे हो दो, इसको टेस्ट का भी तो बताओ। विद इन दिस फ्रेमवर्क पॉपर ने कैरेक्टराइज किया कि जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है ना, वो इनिमिकल टू द प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स ऑफ द ओपन सोसाइटी। वो ओपन सोसाइटी के आदर्श से तो बिल्कुल ही परे है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एकदम इक्वल कर दिया, आप अगर समझ लो आपको चॉइस ही नहीं दे रहे कि ऐसा होगा, और आपको एक सिस्टम के अंदर बात दिया है, तो ऑब्वियसली आप बंधे हुए हो ना, आप लिबरल थोड़ी ना हो। इसका हिंदी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। इस ढांचे के भीतर पॉपर ने प्लेटो के आदर्श राज्य को खुले समाज के सिद्धांतों और विशेषताओं के प्रतिकूल बताया। फिर अगर हम बात करते हैं और क्रिटिसिज्म की, तो पॉपर ने ये भी कैरेक्टराइज किया कि प्लेटो ना एंटी इंडिविजुअलिस्टिक है। कि इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, इज्म क्या होता है, पहली बात इज्म होता है कि कोई भी आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, 5-7 मिनट की, डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वो देख लेना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे इतनी सारी आइडियोलॉजी आएगी। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी ना फिर। कि इंडिविजुअल के जो मूल सिद्धांत है, उसकी खुद की पर्सनालिटी है, उसकी आइडेंटिटी है ना, उसके एकदम अगेंस्ट आप बोल रहे हो। एंटी ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिस्ट क्या होता है कि हमारे इमोशन है, हमारी फैमिली है, हमारे अटैचमेंट है, हमारे राइट्स हैं, ये सब हमारे ह्यूमनिस्टिक फीचर्स हैं। हमारे कुछ नेचुरल राइट्स हैं, हमारे कुछ नेचुरल नीड्स हैं। तो उसके भी आप अगेंस्ट हो। एंटी डेमोक्रेटिक भी हो आप, कि डेमोक्रेसी के तो आप अगेंस्ट ही हो। अब इसमें आप इन सब चीजों के अगेंस्ट हो, हैविंग द एम ऑफ अरेस्टिंग ऑल सोशल चेंज, और आप सोच रहे हो कि आप सोशल चेंज को बदल सकते हो। सो इज दैट रियली पॉसिबल? कि ये क्या एक्चुअली में पॉसिबल है? ऑन ग्राउंड क्या हो सकता है ये? दिस वॉज अचीव्ड बाई एस्टैब्लिशिंग अ सोसाइटी दैट वॉज रेजिमेंटेड। आपने बोला कि इसको मैं अचीव करूंगा ऐसे सोसाइटी बना के जिसको मैं रेजिमेंट में बांट दूंगा। एक हायरार्किकल होगी और एक अनइक्वल होगी, वेयर जहाँ पे एक हायरार्की होगी, एक जैसे पदानुक्रमित होगी और असमान होगी। जब ये सारी चीजें होगी तो एक सोसाइटी आपकी कलेक्टिव सोसाइटी कैसे बन पाएगी? इंडिविजुअल को हम काउंट करेंगे एज लॉन्ग एज द सोशल होल। इंडिविजुअल को हम सेपरेटली कहीं पे काउंट नहीं कर रहे, एज अ कलेक्टिव यूनिट काउंट कर लो, तो क्या रेवोल्यूशन नहीं होगा क्या कभी? बोलो दोस्तों। ये 8th वीडियो है प्लेटो की, तो सोच लो ना, अगर सारी वीडियो आधे आधे घंटे की होगी तो मैं आपको कितना डिटेल कंटेंट दे रही हूँ। इसको प्लीज पढ़ लो और आंसर राइटिंग भी कर लो। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा कंटेंट कवर कर लूँ, तो फिर हम टेलीग्राम में ना आंसर राइटिंग कवर करना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे भी ना हम डेली एक क्वेश्चन तो करेंगे सेपरेट वीडियोस में। कि चलो एक छोटी वीडियो बना दी 5-10 मिनट की, और उसमें एक क्वेश्चन करा, ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे लिखना है आंसर। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता ना, हमें लिखना भी पड़ेगा अल्टीमेटली। जो थ्योरी है, लाइक हम प्लेटो तो नहीं बन सकते ना कि सिर्फ थ्योरी दे दी और छोड़ दिया कि हाँ हमने पढ़ लिया हो गया हमारा, अब आप हमसे कुछ मत पूछो। ये पॉसिबल नहीं है। बी रियलिस्ट। अब इस वीडियो में जो भी आपको कंटेंट है ना, आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा, क्योंकि इतना सारा मैंने बनाया है, इतनी रिसर्च की है, तो आई गेस कि अच्छा लगा होगा। सो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप शेयर नहीं करते तो फिर वही होता है कि फिर वीडियो आपको धीरे धीरे मिलती, फिर आप बोलते हो कि मैम जल्दी जल्दी डालो, तो फिर शेयर करो ना। तो कोई डाउट हो तो इसका इसी में ही कमेंट कर देना। और हाँ, अगर आपको कोई अलग से आपको लग रहा है ना कि ये भी क्रिटिसिज्म हो सकता है, तो डालो, इसके नीचे डालो कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है, हम लोग डिबेट तो कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करो मैक्स टू मैक्स, जितने लोगों को इसके साथ हो सकता है उसको शेयर कीजिए। और आंसर राइटिंग प्लीज चालू कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे से बात करो, मुझे फिर इंस्टाग्राम में फॉलो करो। इंस्टाग्राम में आपको अलग टाइप का कंटेंट मिलता है, टेलीग्राम में अलग मिलता है, एंड फेसबुक पे अलग मिलता है। तो आप मेरे को हर प्लेटफॉर्म में फॉलो करो। आईआर का कोर्स भी शायद के साथ चल रहा है, आप उसको भी देख लो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।